लोक के राक्षसों का डटकर मुकाबला कर सके और उन्हें खत्म कर सके। ये सब कहते कहते राजा की आंखें उम्मीद से चमक उठी थीं। मुझे एक ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए भैरव, जो ना सिर्फ मेरा पुत्र हो बल्कि इस विश्वलोक को एक नई दिशा दे सके। हस्तर ने आगे बढ़ते हुए कहा, लेकिन महाराज, आपके 12 पुत्र हैं और 7 भाई हैं। आप उनमें से किसी एक को पराक्रमी योद्धा क्यों नहीं बनाते? भैरव ने हस्तर को हिम्मत देते हुए कहा, भाई, वो तो बस नाम के हैं। क्या तुम नहीं जानते कि उनके दिल में क्या है? उनमें से कोई भी इस राज्य की भलाई के बारे में नहीं सोचता। उन्हें तो बस मेरी गद्दी चाहिए ताकि वो ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं इस सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन आपके बेटे भी तो है। आप उनमें से किसी एक को चुनकर उसे इस राज्य की जिम्मेदारी दे सकते हैं। अगर आप उन्हें समझाएंगे तो वो अपनी जिम्मेदारी जरूर समझेंगे। भैरव ने हस्तर को समझाने की कोशिश की। उसकी बात सुनकर हस्तर ने हंसते हुए कहा, मेरे बेटे, उनके बारे में तुम्हें क्या कहो। वो तो बिल्कुल ही निकम्मे हैं। उन्हें इस राज्य की या मेरी कोई परवाह नहीं है। उन्हें तो बस इस बात का घमंड है कि वो राजा के बेटे हैं और हर वक्त अय्याशी में लगे रहते हैं। राजा की हंसी उदासी में बदल गई थी। मेरे बेटे और भाइयों की हरकतों से पूरा राज्य वाकिफ है और मैं ऐसे लापरवाह लोगों के हाथों में इस राज्य को नहीं छोड़ सकता। मैं विश्वलोक को खतरे में नहीं डाल सकता भैरव। आखिर ये जनता मेरे बच्चों की तरह है। हस्तर के कंधे झुके हुए थे। तभी भैरव के बदन में एक सरसराहट सी हुई। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके दिमाग में 10 सेकंड के लिए एक कहानी सी कौंध गई और अचानक ही उसके मुंह से एक नाम निकला, विराचक। वो आंखें बंद किए ही बड़बड़ाने लगता है, वो आएगा, वो जरूर आएगा, तेरा उत्तराधिकारी बनकर आएगा। वो महाराजा और औरत के गर्भ में पले, लेकिन उसका नाम तय है और वो वही बनेगा जो तू चाहता है। राजा हंसते हैरानी से भैरव की बात था। अचानक से सब सुनकर वो कुछ परेशान सा हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भैरव क्या कहना चाहता है और ये सब कैसे होगा। हंसते ने भैरव के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, भैरव, ये क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भैरव ने आंखें खोली और उसका पूरा बदन पसीने में भीगा हुआ था। पसीने से लथपथ भैरव ने जैसे ही आंखें खोली, हस्तर ने फिर पूछा, तुम ठीक तो हो ना? ये सब तुम क्या कह रहे थे? हाँ महाराज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने जो भी कहा वो सच है महाराज। राजा आएगा महाराज, जरूर आएगा। आपके 13वें पुत्र के रूप में राजा आएगा और जैसा कि आप चाहते हैं वो एक पराक्रमी और अच्छा राजा बनेगा। आपका सपना जरूर पूरा होगा। भैरव की बात सुनकर हस्तर हैरान था। इतना कहकर भैरव बिना रुके वहां से चला गया और हस्तर बार बार बस उसकी वही बातें सोच रहा था। उस रात उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी और उसका सर चकरा रहा था। आखिर भैरव ने ये सब क्यों कहा? लेकिन वो भैरव की बातों को अनदेखा भी तो नहीं कर सकता था। आखिर भैरव विश्वलोक का सबसे बड़ा और महान तांत्रिक था और उसकी शक्तियों पर सबको भरोसा था। अगले दिन सुबह दुसान 200 सिपाहियों के साथ जंगल के किनारे खड़ा था और एक रणनीति बना रहा था। उसने सिपाहियों से कहा, हम सब एक साथ जंगल में नहीं जाएंगे। हम 2 अलग अलग गुट बनाएंगे।
हर एक गुट में 100 सिपाही होंगे। पहला गुट उन सिपाहियों का होगा जो ताकतवर हैं और लड़ाई में माहिर हैं। दूसरा गुट उनका होगा जो अभी नए हैं। पहला गुट पूर्व दिशा की तरफ बढ़ेगा और दूसरा गुट पश्चिम की तरफ। हर सिपाही अपने आगे वाले सिपाही पर नजर रखेगा। और एक खास बात, रास्ते में मिलने वाले राक्षसों को मारने से ज्यादा अपनी जान बचाने की कोशिश करना है। तुम सबको जिंदा वापस आना है, समझे? सिपाहियों के दोनों गुट अपने सेनापति के आदेश पर आगे बढ़ने लगे। सभी सिपाही एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। एक सिपाही ने दूसरे से कहा, अगर रास्ते में कोई बड़ा राक्षस मिल गया तो हम सब नए हैं, हम उसका सामना कैसे करेंगे? दूसरे सिपाही ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, इसमें सोचना क्या है, जैसे ही कोई नजर आए उससे लड़ने के बजाय हम खुद को बचाने की कोशिश करेंगे, और क्या? तभी तीसरे सिपाही ने पीछे से कहा, हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी सेनापति दुसान ने कहा था कि कुछ भी हो जाए हमें अपनी जान नहीं गंवानी है। हमें सिर्फ उन राक्षसों की ताकत का अंदाजा लगाना है और छोटे और कमजोर राक्षसों को मारकर अपनी ताकत बढ़ानी है। हाँ, सिपाहियों के दोनों गुट सावधानी से अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। दोनों ही गुट रास्ते में मिलने वाले छोटे राक्षसों को मार देते और किसी बड़े राक्षस के आने पर छुप जाते। इस तरह वो लगातार राज्य की सीमा की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक एक सिपाही बोला, चुप हो जाओ, शायद किसी बड़े राक्षस के गुर्राने की आवाज आ रही है। सारे सिपाही शांत हो गए और उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगे। सभी को वो आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज सुनते ही सभी पेड़ों के पीछे छुप गए। तभी उन्हें कुछ दूर एक अजीब और बड़ा राक्षस नजर आया। उसे देखते ही वो सभी डर से कांपने लगे। इतना बड़ा राक्षस, हम इससे कैसे लड़ पाएंगे? उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी दूसरे सिपाही ने उसे चुप रहने का इशारा किया। धीरे धीरे वो राक्षस उनकी तरफ बढ़ रहा था। दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, लेकिन किसी तरह छुपते छुपाते हुए लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। उधर दूसरा गुट भी छोटे छोटे राक्षसों को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। वो सब इस बात से खुश थे कि उन्हें अब तक किसी बड़ी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा था। इसी तरह लड़ते लड़ते उन्हें 2 महीने का वक्त गुजर चुका था। इधर महल में सेनापति दुसान महामंत्री से बात कर रहा था। महामंत्री जी, हमारे सिपाहियों को गए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक उनके लौटने की कोई खबर नहीं आई है। आपको क्या लगता है, जंगल में क्या हो रहा होगा? कुछ सोचकर महामंत्री ने जवाब दिया, सेनापति दुसान, मुझे लगता है कि हमारे सिपाही राक्षसों के सामने नहीं टिक पाए होंगे और शायद उन सब ने अपनी जान गंवा दी होगी। महामंत्री की बात सुनकर दुसान ने गुस्से में कहा, क्या आपको मेरी रणनीति पर यकीन नहीं है या फिर हमारे सिपाहियों पर भरोसा नहीं? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? कहीं न कहीं दुसान भी महामंत्री की बात को सच मान रहा था, लेकिन उसे अपनी रणनीति पर यकीन भी था। वो बस किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे डर भी था कि अगर वो नाकाम हो गया तो उसे भी अपने भाई त्रिकाण की तरह राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। इसी तरह 1 महीना और गुजर गया, लेकिन सिपाहियों के वापस आने की कोई खबर नहीं आई थी। तब सेनापति दुसान ने फैसला किया कि वो जाकर राजा हस्तर को सब कुछ बता देगा और एक दिन सुबह हिम्मत करके वो राजा के कमरे की तरफ चल दिया। लेकिन राजा के कमरे के बाहर खड़े पहरेदार ने उसे रोक दिया। दरबान, जाकर महाराज को खबर दो कि सेनापति दुसान उनसे मिलना चाहते हैं। दुसान को वहीं रुकने के लिए कहकर दरबान अंदर चला गया। कमरे में हस्तर खिड़की के पास खड़ा कुछ सोच रहा था। महाराज,
सेनापति दुसान आपसे मिलना चाहते हैं। दरबान ने सिर झुकाकर कहा। हस्तर ने बिना दरबान की तरफ देखे ही कहा, ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। दरबान चुपचाप बाहर चला गया और उसने दुसान को अंदर जाने दिया। दुसान जाकर राजा हस्तर के पीछे खड़ा हो गया, जो अब भी खिड़की से बाहर देख रहे थे। महाराज, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दुसान सर झुकाए खड़ा था। उसकी आवाज सुनकर हस्तर अपने ख्यालों से बाहर आए और उसकी तरफ मुड़कर कहा, तुम कुछ कहो, उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। दुसान। जी महाराज, पूछिए। दुसान घबरा गया था। हमारे जिन सिपाहियों को आपने जंगल में भेजा था, उसकी कोई खबर आई? दुसान सिपाहियों के ना आने की बात हस्तर से कहने वाला था कि तभी कमरे में एक सिपाही भागता हुआ आया और उसने हाफते हुए कहा, महाराज, महाराज, हमारे सिपाही वापस आ गए। महाराज। ये बात सुनकर राजा हस्तर और सेनापति दुसान दोनों की आंखें खुशी से चमकने लगी और वो दोनों भागते हुए सिपाहियों से मिलने महल से बाहर पहुंच गए। दुसान सभी सिपाहियों को जिंदा देखकर बहुत खुश था, लेकिन साथ ही उसे इस बात का दुख भी था कि छोटे छोटे राक्षसों को मारने की वजह से उनके सिपाहियों की ताकत में कोई खास इजाफा नहीं हुआ था। राजा हस्तर भी इस बात से दुखी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जाते जाते दुसान को शाबाशी देते हुए कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे किसी भी सिपाही की जान नहीं गई है। दुसान ने भी अपने सिपाहियों की हिम्मत बढ़ाने के लिए उनकी तारीफ की और फिर उन्हें आराम करने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन सुबह हस्तर ने सेनापति दुसान और महामंत्री को एक जरूरी बैठक के लिए दरबार में बुलाया और दोनों ही राजा से मिलने वक्त से पहले पहुंच गए थे। राजा हस्तर ने दुसान से पूछा, सेनापति दुसान, अब आगे आपने क्या सोचा है? महाराज, मैंने और महामंत्री ने फैसला किया है कि अब हम 500 सिपाहियों को एक साथ भेजेंगे। दुसान ने पहले महामंत्री और फिर राजा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि एक साथ 500 सिपाहियों को भेजना सही होगा? अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो 500 सिपाहियों को एक साथ खोना हमारी सेना के लिए बहुत बड़ा धक्का साबित होगा। राजा को दुसान की रणनीति सही नहीं लग रही थी। दुसान ने राजा को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सिपाही अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे। हमें उनकी काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए महाराज। राजा हस्तर ने ना चाहते हुए भी दुसान की बात मान ली। ठीक है, सिपाहियों को जंगल में भेजने की तैयारी करो। कुछ दिन बाद दुसान अपने महल के बागीचे में बैठा हुआ था। तभी एक सिपाही उसके पास आया, सेनापति जी, पूरे राज्य में आपकी रणनीति की तारीफ हो रही है। मैं कुछ समझा नहीं, जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। दुसान ने हैरानी से कहा, सेनापति जी, क्योंकि पिछले 3 महीने में हमारे किसी भी सिपाही की जान नहीं गई है, इसलिए प्रजा बहुत खुश है और पहले से सुरक्षित महसूस कर रही है। इसलिए सब आपकी तारीफ कर रहे हैं।